और हर बच्चे में इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो कुछ ना कुछ नया कर सकता है। बस ज़रूरत है तो उसको पहचानने की, और पहचान के साथ साथ कि अपने को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको पूरे तन मन धन से लगाओ और उसको सफलता पाने के लिए सुबह से शाम तक उस पर मेहनत करो और उसी के बारे में सोचो। आप ज़रूर आपके लाइफ में सक्सेस होंगे और आपको जो पाना है वो 100% मिलेगा। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। सबसे पहली बात कि ये ऐसे दिग्गज हैं जो कि एक मजदूर परिवार से आते हैं और जिन्होंने बड़े संघर्षमय जीवन के साथ साथ बकरी चराते हुए कहीं ना कहीं मैथ्स के फॉर्मूले सीखे और एक कीर्तिमान सा मैथ्स के फील्ड में रचा है। और एक मैथ्स के टीचर जो कि अभी SGM वसंत गाड़े क्लासेस के डायरेक्टर हैं, मिस्टर वसंत गाड़े सर। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच में। सर, सबसे पहले हम लोग चाहते हैं, जैसे बुरहानपुर में तो आपके परिचय की ज़रूरत नहीं है, सभी आपको गाड़े सर के नाम से जानते ही हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आपका एक छोटा सा परिचय। देखिए, मैं लालबाग के बहुत छोटे से क्षेत्र मिलचाल से आता हूँ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों ही मजदूर थे और पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी हम चार भाई एक बहन थे। हमारे माता पिता ने हमें बचपन से ही पढ़ाने का बहुत साहस बनाया। मोहल्ले में जब लोगों के पास अच्छे अच्छे कपड़े जूते रहते थे, तब हमारे पास कपड़े जूते ऐसे तो कुछ थे नहीं, लेकिन मोहल्ले में सबसे पहले हमारी माता पिता हमें किताबें सबसे पहले किताब खरीद के देते थे और सभी मोहल्ले के बच्चे हमारे पास किताब मांगने के लिए आते थे। तो ऐसे हमारे माता पिता ने बचपन की बड़े संघर्ष कहानी रही कि हम बचपन में लाल मिलचाल में रहने के साथ साथ अखाड़े में जाना, बकरी चराना और ऐसे काम करते थे, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ बकरियां चराने या अखाड़े में काम करते थे। तो गुरुओं ने भी अपने को सिखाया कि बेटा चलो पढ़ाई वढ़ाई भी करो। तो पढ़ाई करते करते सभी भाई बहन भी पढ़ लिए, मैं भी पढ़ लिया और बुरहानपुर में आज एक कोचिंग चला रहा हूँ जिसका नाम है SGM वसंत गाड़े क्लासेस, जिसमें IIT और नीट की तैयारी हम कराते हैं। ऐसा मेरा छोटा सा परिचय है। बिल्कुल सर। सर, जो आपने नाम बनाया है बुरहानपुर शहर में, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगी होगी। तो आपका एक छोटा सा रूपांतर बचपन से लेकर ये नाम बनाने तक। देखिए, बचपन में तो जब मैं छोटा था तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था टारगेट कि मैं टीचर बनूंगा। मेरा ऐसा था कि मैं पहले पहलवान बनना चाहता था। मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस भी करी और अच्छा नेशनल लेवल तक के भी मैं कुश्ती में 2 बार नेशनल गया। और बचपन से ही मेरा मैथ्स अच्छा था। मेरे को अभी तक याद है घटना बचपन की कि मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था क्योंकि बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ था। तो सर आगे बैठते थे। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, प्राथमिक शाला मंडी स्कूल में लालबाग की। तो जब वो सर पढ़ाते थे तो क्लास के सभी बच्चों को पीछे मुड़ने के लिए कहते थे। तो जब पीछे मुड़ने के बोलते थे तो मैं पहले नंबर पे आ जाता था। तो सर सब बच्चे पहले गिनती सीधी बोलते थे, तो मैं बचपन में उल्टी गिनती बहुत स्पीड बोलता जैसे सीधी गिनती बोलते। तो सर का भी बड़ा वो रहा और फिर धीरे धीरे करते हुए पढ़ते 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 MSc किया, उसके B.Ed किया। कुछ स्कूलों में काम करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अपना भी खुद का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने काम किया और बुरहानपुर में ये सेवाएं दे रहा है। अभी तक के बहुत से बच्चे IIT और नीट भी निकले हुए, गवर्नमेंट कॉलेज में भी गए। बड़ा अच्छा लगता है। गरीब घर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, नाम मात्र फीस रहती है, बच्चे तैयारी करते हैं और अपना भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। सर, हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का जो कैरेक्टर रहता है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो अपना नाम बनाने में समय लगा होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चुनौतियों को भी देखा होगा। तो कोई एक ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिससे आप हताश भी हुए लेकिन उसका सामना करके आप वहीं डटे रहे।
देखिए, टीचर के जीवन में चुनौतियाँ तो बहुत रहती है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर भी एक सामान्य व्यक्ति ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको नहीं बनते। अब जैसे मैं तो पढ़ा एमएससी करा, लेकिन जैसे कहीं ना कहीं लॉग टेबल मेरे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा भूल गया मैं कि भाई लॉग टेबल कैसे देखना है, क्या देखना है। तो एक बार एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, तो उसने मुझे बोला कि सर ये जरा लॉग की वैल्यू बताओ। अच्छा, वो लॉग टेबल मुझे देखते नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि भैया ये लॉग इतने की वैल्यू जरा देख के बताओ आप क्या होती है। तो उस बच्चे ने जब देखा तो मैंने देखा, अरे ये तो ऐसा देख रहा है, तो मैंने उसी से सीख लिया। तो कुछ चीज़ें आप बच्चों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत टैलेंटेड रहते हैं। कोई समस्या अपने को आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा नम्रता से अच्छे से बात करो। तो कुछ चीज़ें तो बच्चे भी स्टडी करके आते हैं घर से, और वो समस्या का समाधान तत्काल हो जाता है। बिल्कुल सर, मीन्स कि है ना, शिक्षक कभी भी सीखना नहीं छोड़ता। सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चे सिखाते हैं और वो बनते रहिए आप। सर, बुरहानपुर जैसे छोटे शहर में कहीं ना कहीं नीट और JEE के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो आपको कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि ये क्लास यहाँ चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि एकमात्र अभी क्लास है और कहीं ना कहीं उसमें से सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बात है। तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि मेरे को क्लास चालू करना चाहिए? देखिए, क्लास चालू करने का तो मेरा शुरू से बचपन से ही सपना था। मैं सोचता था कि एक क्लास हो, एक अपनी स्कूल हो। तो स्कूल तो अपनी बनी नहीं, लेकिन क्लास बनी। तो उसके अंदर जो बच्चे आजकल के ज़्यादातर क्या करते हैं, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं और मोबाइल इसके तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षण है। चुनौती तो बहुत बड़ी रहती है, लेकिन बच्चों को प्रेरित करते रहो और उनको मोटिवेट करते रहो बार बार, तो करते रहते हैं। जैसे एक बच्ची थी हमारे पास हिंदी मीडियम की, अब वो आई, बोले सर हमें नीट करना है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला बेटा आपको तो हमारे यहाँ तो टीचर हिंदी मीडियम के है ही नहीं। तो बोले सर मैं कोशिश करूँगी। उसने 1 साल पढ़ा, थोड़ा उसको इंग्लिश का कवर किया, उसके 400 कुछ नंबर आए, उसके 444 के करीब। फिर अगले साल उसने फिर ड्रॉप लिया और इस साल उसके 632 नंबर आए और MBBS कॉलेज खंडवा में वो बच्ची पढ़ रही है, जिसका नाम रिया है, गवर्नमेंट कॉलेज में। उसी प्रकार से एक बच्चा हिमेश निंबोरकर, जो एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट है, उसने IIT के अंदर अच्छी तैयारी करी, IIT मेंस भी निकाली। ऐसे मेंस में तो हमारे यहाँ कम से कम 16-17 बच्चे निकले, लेकिन एडवांस में इस साल एक बच्चा निकला जिसका नाम था हिमेश निंबोरकर। तो बहुत अच्छी मेहनत करके उसने भी IIT क्लियर करी और अपने बुरहानपुर का नाम, साथ में इंस्टीट्यूट का नाम भी उन्होंने रोशन किया। इस प्रकार से बच्चे करते हैं मेहनत और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, और बुरहानपुर जैसे शहर से और बुरहानपुर में ही रहकर तैयारी करना, हाँ, वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे का, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि वो एडवांस को क्लियर कर एडवांस क्लियर। तो बच्चे रहते हैं, बच्चों में बहुत पोटेंशियल रहता है। बच्चे अगर मेहनत करना चाहे और टीचरों का मोटिवेशन मिलता रहे और बच्चे भी उस मार्ग पे चलते रहे, तो 100% सफलता मिलती ही है। बिल्कुल सर। सर, एक और क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों के लिए कि अगर कोई भी बच्चा जो नीट या JEE फाइट करना चाहता है, तो उसे प्रिपरेशन किस टाइप से करना चाहिए और कैसे उसने निर्धारित करना चाहिए? 11-12 की बात कर रहा हूँ मैं, कि मुझे मैथ साइंस में जाना है, बायो में जाना है या कॉमर्स में जाना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसा हो? देखिए, कोई भी बड़ी कंपटीशन अगर फाइट करना आपको, तो मेरा तो एक सेंटेंस है, डिसिप्लिन इज ए नॉलेज। अनुशासन ही ज्ञान है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो कोई भी बड़ी चीज़ या बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। अनुशासन में रहने से मतलब यह है कि अपनों को नियमित पढ़ाई करना चाहिए, नियमित सब बना रहना चाहिए। रही बात जैसे बड़ी कंपटीशन की है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बचपन से ही थोड़ा सा मैथ्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित करिए। जब बच्चों का मैथ्स अच्छा रहता है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। और बच्चों का मैथ्स अच्छा करने का मतलब है कि अपन जैसे छोटा मोटा कोई सामान लाया, ये लाया, तो बच्चों को दिया तो बोलना भैया थोड़ा सा हिसाब कर ले। देखो बच्चे क्या करते हैं आजकल, पेरेंट्स से बच्चे लेकर सब कैलकुलेटर लेते हैं, मोबाइल निकालते हैं, उसी पे हिसाब करते हैं। तो मेरा कहना है कि उनसे ना कराकर उनको कॉपी पेन दीजिए, थोड़ा फार उनको कराइए, ताकि बच्चे धीरे धीरे उनकी रुचि मैथ्स में बढ़ेगी और छोटे मोटे क्वेश्चन या फिर छोटे मोटे मैगजीन उनको पढ़ाकर अच्छा बना सकते हैं। अब रही बात IIT की और नीट की, IIT और नीट ऐसा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन उसको इस प्रकार से बनाना इसलिए पड़ता है
कि बच्चों में उसकी रुचि बने, और रुचि बनाने के लिए बच्चों को धीरे धीरे एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाइए। एनसीईआरटी सिलेबस उसके थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, फिर उसके आगे थोड़ा सा और टफ करिए, तो ऑटोमेटिक बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पर भी अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, यहाँ हमारा भी कोचिंग है, उसमें आप पढ़ सकते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन, जैसा हमारी टीम ने भी बताया और आपने भी बताया कि आप एक नेशनल प्लेयर रह चुके हैं एज ए पहलवान, तो आप जब पहलवानी कर रहे थे तो आपका ऐसा क्या हुआ कि आप एक टीचर के रूप में चेंज हुए? देखिए, पहलवानी में मैं कर रहा था, पहलवानी मेरा सपना था कि भाई मैं इसमें बहुत आगे बढ़ूंगा। बहुत बचपन से मेहनत करी, ऐसे हनुमान हमेशाला लालबाग में है, वहाँ मैं बचपन से, मुझे मालूम नहीं कि मैं कब उस अखाड़े में पहुँचा, और पहलवानी करते करते मैं आगे बढ़ा। अब पहलवानी करते करते बहुत अच्छा, तो पहले तो एक बहुत अच्छा गेम है और बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, और ऐसा बोलते हैं कि पहलवानों को अगर घुटने में होती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहलवान तो बजरंगबली भी थे, उनका दिमाग आप सोच सकते हैं कि कैसा था। तो दिमाग के पहलवान बहुत तेज रहते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ताकत रहती है तो ताकत के बल पे किसी को मारते हैं। सबसे पहली बात तो पहलवानी किसी को मारने का गेम नहीं है, एक खेल है, खेल की तरह खेलिए, किसी को उसको डराना धमकाने के लिए यूज़ न कीजिए। अब कैसे करा, तो पहलवानी हम करते थे, सब मोहल्ले के बच्चे जाते थे तो हम भी चले गए। अब धीरे धीरे सीखते सीखते नेशनल गए, स्टेट गए, और नेशनल के बाद मेरे को एक बार उत्तर प्रदेश में हापुड़ है, वहाँ पर नेशनल जाने का मौका मिला। जब वहाँ पर मौका मिला तो वहाँ पर जैसे नेशनल में जो डाइट होती है, तो मैंने डाइट देखी, तो कुछ हरियाणा के पहलवान, दिल्ली इधर के पहलवानों की जो डाइट होती थी, उनको जो खाना मिलता था, उनका खाना बड़ा स्पेशल था। ब्रेड, अंडे, ये वो बहुत सारा मिलता था। फाइट भी लड़ी, वहाँ तक के लड़ाई भी हम, लेकिन उनकी डाइट में और हमारी डाइट में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अपन गरीब परिस्थिति से आते थे, इतनी डाइट नहीं हुए। फिर उसके बाद अपन ने सोचा कि उम्र भी मेरी 23 साल हो गई, 22 साल हो गई थी, तो मैंने सोचा पढ़ने में, तो मैं पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ साथ ही खेलता था, तो मैं पढ़ाई के अंदर भी ध्यान देता था और पहलवानी में भी ध्यान देता था, और दोनों खेल और पढ़ाई एक दूसरे के पूरक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा खेलने में निकल गया तो पढ़ाई में पीछे रह जाएगा, गलत बात है। और अगर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करता है, बस डिसिप्लिन जरूरी है कि किसको कितना समय देना चाहिए, किस पर कितना समय नहीं देना चाहिए, तो बच्चा आराम से कर लेता है। तो फिर हापुड़ में मेरे को फील हुआ कि यहाँ पर जो कंपटीशन है, इनके कोच है, इनको जो सुविधा है, ये बहुत ज़्यादा है और अपने पास थोड़ी सी कम है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैंने पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू किया और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब चालू किया। मुझे पढ़ाने के लिए मिला 11-12 पढ़ाने के लिए मिला, लेकिन मेरा 11-12 के पढ़ाने के साथ साथ मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, अपन ने छोटी क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब भी मुझे कोई खाली पीरियड मिलता था तो मैं किसी भी क्लास में घुस जाता था और अपना मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाता था, ताकि बच्चे, जो छोटे बच्चे रहते हैं, वो कुछ भी पूछते हैं आपसे, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी रहती है उनको सेटिस्फाई करना, मतलब वास्तव में अपने आप में एक चुनौती रहती है। और वहाँ से थोड़ा थोड़ा मैथ्स मेरा अच्छा हुआ और फिर मैं इस फील्ड में आया, एजुकेशन फील्ड में। सर अगला क्वेश्चन हमारा, जिस तरीके से आप एक पहलवान होते हुए एक शिक्षक बने, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स बोलता है कि आप अभी जब से मोबाइल का दौर आया है, कहीं ना कहीं बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए, कहीं ना कहीं फिजिकल गेम्स नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स ये भी डरता है कि फिजिकल गेम में जाएगा तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा और पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है या उसको बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, बच्चों को आउटडोर गेम तो खेलना ही चाहिए। बच्चा आपका घर में रहेगा और पढ़ाई के साथ साथ फिर वो मोबाइल उठाएगा ही, टीवी देखेगा ही। बच्चा थोड़ा सा खेलता है तो खेलने से क्या होता है, जब उसके बॉडी से पसीना आता है तो उसका दिमाग भी तेज होता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि खेलने के बाद बच्चा कहीं कौन से दोस्तों के साथ रहता है, किधर घूमने जा रहा है, बाकायदा खेलने दीजिए, उसको समय पे बोलिए कि भाई इतने देर तक क्या आप बाहर खेलिए, और उसके बाद खेलने के बाद तत्काल घर पे आ जाइए। तो ऑटोमेटिकली ऐसा जब करता है बच्चा और पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं, तो बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेल में भी अपनी रुचि बताते हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं खेलने वाले बच्चे पढ़ाई के साथ साथ।
मीन्स कि है ना, बस संगत का ध्यान दिया जाए। संगत का ध्यान थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खेलने के बाद बैठ जाते हैं और गप्पे मारते 2-2 3-3 घंटे, उसमें उनका टाइम वेस्ट होता है। जी सर। सर आपके जीवन का कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं? देखिए, टर्निंग पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था। मेरा मन तो था कि करने का, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, अपनी एक खुद की कोचिंग होना चाहिए। उस समय बहुत स्ट्रगल लाइफ रही और मैंने डिसीजन लिया और अपनी खुद की प्राइवेट कोचिंग डाल दी। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और उसको मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मीन्स आप कहीं जॉब करते थे, हाँ। और आपने एक रिस्क लिया कि मैं अपनी क्लास ही चलाऊंगा। क्लास ही चलाऊंगा जी सर। और उस जॉब को छोड़ दिया। बिल्कुल। सर, जो आपका ये संघर्ष रहा है और आप कहीं ना कहीं सफल भी होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका नाम पूरे जिले में चलता है कहीं, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देते? देखिए, इसका सफलता का श्रेय है मेरी माता पिता को और मेरी वाइफ को। क्योंकि क्या हुआ था, जब मैं एक स्कूल छोड़ रहा था तो समस्या ये आ रही थी कि भाई खाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, क्योंकि जॉब है अपने पास और आप अचानक छोड़ते और एक नया डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन भी बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग बनाने में लोन ले लिया, सब कर्जा हो गया, और फिर कैसे करेंगे। तो मेरे पिताजी तो पहले से मजदूर थे, लेकिन पिताजी बड़े धैर्यशील व्यक्ति थे और बड़े पुजारी टाइप के थे। तो उन्होंने, बेटा देखो, कोई टेंशन नहीं, पहले अपन कंट्रोल का सामान खाते थे और आज भी अपन क्या करेंगे, अगर तेरा नहीं चलेंगे तो फिर से कंट्रोल के पास बना के खाना खाएंगे, लेकिन जो तेरे को करना है मन से कर तो आगे जरूर बढ़ेगा। ऐसे मेरे पिताजी ने मुझे बताया। मेरी माताजी पिताजी दोनों मेरे बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल सर। मीन्स कहीं ना कहीं आपके पिताजी का सपोर्ट रहा। बिल्कुल। उन्होंने बोला आपको जो करना है वैसा कर। जी सर। सर, एक छोटा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए और खासकर विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, भारत जो है आने वाले समय में विकसित देशों की कंट्री में जाएगा। अभी भारत लगभग 3-4 नंबर पर है, और भारत, आप युवा शक्ति के दौर पर बहुत जल्दी भारत का एक विकसित देश बनेगा और पूरे वर्ल्ड में भारत को पहचाना जाएगा। इसके लिए अपना क्या योगदान हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। और हर बच्चे में इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो कुछ ना कुछ नया कर सकता है, बस ज़रूरत है तो उसको पहचानने की, और पहचान के साथ साथ कि अपने को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको पूरे तन मन धन से लगाओ और उसको सफलता पाने के लिए सुबह से शाम तक उस पर मेहनत करो और उसी के बारे में सोचो। आप ज़रूर आपके लाइफ में सक्सेस होंगे और आपको जो पाना है वो 100% मिलेगा। बिल्कुल सर। सर, आपने हमारे लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, इस मंच पर आके बुरहानपुर शहर में बहुत बढ़िया शानदार उन्होंने एक पहल चालू की है, जो क्योंकि इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी आएंगे, सबको अपने को सुनने का मौका मिलेगा और सब अपने अपने व्यू एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो कुछ चीज़ें हमारे जो काम की होंगी हम उनसे लेंगे, कुछ हमने जो बोला जो दूसरों के काम में है वो लेंगे। तो सब एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने में बहुत आगे जाते हैं। तो ये जो मंच बनाया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बुरहानपुर शहर में आप ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को लाकर उनका इंटरव्यू लेते हैं और उससे सीखने को मिलता है। बहुत सारी बातें अपने को मालूम नहीं रहती लाइफ में, जिससे अलग अलग लोगों से मिलने से अपने को पता चलती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि आपके इस साक्षात्कार को देखने के बाद हमारे दर्शकों में से कई दर्शक जो कि फिजिकल एजुकेशन यानी आउटडोर गेम्स के साथ शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे, और हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं वो अपने स्तर पे अपने क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करके हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर अग्रसर करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।